हाय गाइस। मैं रात को 11 बजे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरे जॉब के ऊपर मेरा बहुत सारा काम रहा। एक्चुअली मैं जॉब के साथ ट्रेडिंग इसीलिए कर रहा हूँ कि आपको बताने के लिए कि ट्रेडिंग अगर आपको करनी है और अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आप दोनों साथ में कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? बशर्ते ये होना चाहिए कि रात को आपको आके चार्ट देखने के लिए हिम्मत चाहिए, और दूसरी चीज़ दूसरे दिन जॉब 10 बजे से होने चाहिए। तो आप 9 बजे से लेकर 9:15 बजे जो मार्केट ओपन होता है तो उसके बाद आप देख सकते हो कि कौन सा स्टॉक कहाँ पे चल रहा है। और पहले 15 मिनट्स की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो पहले 15 मिनट्स की कैंडल देख के फिर आप आगे का जजमेंट ले सकते हैं। तो जनरली मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो लंच ब्रेक पे बनाता हूँ, और सुबह 9:30 पौने 10 बजे ट्रेड ले लेता हूँ। और जनरली मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग करने से क्या होता है कि आप मोबाइल के अंदर भी देख सकते हो, आप खुद का भी लैपटॉप लेके जा सकते हैं तो 10 मिनट आप देख सकते हो। एक्चुअली में अगर मैं सही आपको बताऊँ ना तो कोई भी इंट्राडे खिलाड़ी इतना सारा नहीं कमा रहा है। आप जो यूट्यूबर्स को देख रहे हो, आप जो यूट्यूबर्स करते हैं, वो एक्चुअली में क्या है कि 1 to 2% है जो इंट्राडे में बहुत अच्छा करते हैं। बाकी जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ही अच्छे से कमा सकते हैं। तो जो 1 to 2% है वो कभी भी रूल नहीं हो सकता, रूल जनरलाइज होता है। तो जनरलाइज रूल ये है कि आप इंट्राडे के अंदर इतना नहीं कमा सकते कि जितना आप स्विंग ट्रेडिंग के अंदर या इन्वेस्टमेंट के अंदर कमा सकते हो। जैसे कि मैं आपको अभी ये जो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग है इसके ऊपर चलो थोड़ा आउट ऑफ द वे जाते हैं। जैसे मैं रिलायंस का चार्ट आपके सामने खोल देता हूँ। ठीक है, तो अब रिलायंस का अगर मैं आपको 1 मंथ का चार्ट बताऊं, सपोज 1 मंथ का चार्ट, तो आप एक बात समझ लीजिए कि अगर आपका देखिए यहाँ पे आ रहा है टाइम, और यहाँ पे आ रही है प्राइस। तो आप समझ लीजिए कि 1996 में 33 रुपीज़ का आपने अगर रिलायंस लिया है, और मान के चलो कि आप हर साल 10-10 स्टॉक 10-10 क्वांटिटी आप रिलायंस की बाई कर रहे हो। तो जैसे उस टाइम पे 230 रुपये टफ थे 96 में, पर इतने भी टफ नहीं थे अगर आप इन्वेस्टमेंट हर महीने 230 रुपये का करना चाहो। क्योंकि मैं भी एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता था, तो मेरे फादर की सैलरी भी कुछ 2-2.5 हज़ार रुपये के आसपास रहती थी उस 96 के टाइम पे। तो उस हिसाब से आप अपना 10% इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हो। आज की तारीख में भी अगर आप 50 हज़ार की सैलरी है, या 60 हज़ार की सैलरी, या 20 हज़ार की सैलरी है, तो मेरे हिसाब से इस टाइम पे भी आपको 10% एवरी मंथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब मान के चलो कि आप साल के 10 ले रहे हो, सपोज करो, और इसको आप समझ लो कि 20 साल, 96 से आप समझ लो कि आपको हो गए टोटल 27 साल। 27 साल यानी 270। तो 270 आपके पास रिलायंस पड़े हैं। तो 270, और अभी रिलायंस का भाव चल रहा है 2552। तो देखो आपका सिर्फ मैं 230 रुपये, यानी तुम समझ लो कि आपकी पूरी जो साल की इनकम है उसका सिर्फ 1% में इन्वेस्टमेंट का बोल रहा हूँ। तो 1% के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी आप देखो अभी आपके पास 7 लाख रुपए होते हैं। और अगर वही 7 लाख रुपए अगर आप पोस्ट में डालते, तो अगर आप मिनिमम भी गिनते हो इसका इंटरेस्ट रेट, तो भी 6% होता है। 7 लाख इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, तो भी आपको साल का 42,000 सीधा सिंपल मिल रहा है। और अगर आपको वो 42,000 एफडी करके नहीं लेना है, तो रिलायंस भी आपको हर महीने, अरे साल में एक बार 40 रुपए के आसपास डिविडेंड देता ही है। तो 40 रुपए के आसपास डिविडेंड के हिसाब से भी आप देखो 230 इंटू 40, तो 10 हज़ार रुपये तो आपको डिविडेंड से ऐसे ही मिल रहा है। आप एक बात समझ सको, आपको क्या करना है 20 साल 25 साल में वो आपकी चॉइस है, बट मेरे हिसाब से तो आपको ये इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि आपको कभी कई बार लगता है कि ये 2500 रुपये का स्टॉक हो गया है, अभी कैसे ले? अरे भाई, ये 2500 का स्टॉक है तो 10 हज़ार तो जाएगा ना कभी। आपको क्या लगता है 20 साल के बाद 10 हज़ार नहीं जाएगा? तब आपको अफसोस हो जाएगा कि आप 24-25 साल के थे, आपकी इनकम 15-20 हज़ार थी, और आप हर मंथ एक रिलायंस का शेयर नहीं ले पाए।
ठीक है। तो ऐसी स्टैंडर्ड कंपनियां चुनो, जो स्टैंडर्ड कंपनियां आपको लगता है कि लंबे रेस की घोड़ा है। जैसे अभी अब मैं रिलायंस की इतनी बात इसलिए कर रहा हूँ कि अभी आप समझ लो कि टेलीकॉम ऑपरेटर कितने हैं। ज़्यादा हो तो मुझे नहीं पता, इतना नॉलेजेबल मैं भी नहीं हूँ, बट आप समझ लो कि सीधे सीधे एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है, रिलायंस जियो। अब आज की दुनिया में एक बंदे के पास दो सिम कार्ड तो होते हैं, और दो सिम कार्ड तो छोड़ दो, एक सिम कार्ड तो है ही है, क्योंकि आधार कार्ड के साथ लिंक है, पान कार्ड के साथ लिंक है, हर एक जगह पे उसको लिंक करना पड़ता है मोबाइल नंबर। तो आप इस हिसाब से समझ लीजिए कि मोबाइल नंबर और टेलीफोन ऑपरेटर, उनकी जॉब कहीं पे भी नहीं जा रही, वो कंपनियां बंद हो ही नहीं रही है। भले स्लो ग्रोथ करेगी पर बंद तो नहीं होगी। तो रिलायंस जियो बंद नहीं होने वाला है, आज नहीं और 20 साल तक पे भी। ठीक है, फिर भूकंप आ जाए और कुछ आ जाए तो वो सारी चीज़ों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो 1 to 5% में रहती है, वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बट मैं ऐसा इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आज बात निकली तो मैं बता देता हूँ, इन्वेस्टमेंट के लिए मैं ऐसे स्टॉक को चूज करता हूँ कि जिनका बिजनेस कैसा है और उनके कॉम्पिटिटर कैसे है। जैसे आप अगर टायर की बात करो, तो टायर में क्या है अपने पास लिस्टेड कंपनी में, एमआरएफ है, अपोलो है, टीवीएस टायर्स है, आप गिन लो, 3 4 5 6 7, बस 7 कंपनियां हैं सिर्फ। फिर पेंट में देखिए, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, कहाँ है उनकी कंपटीशन? उनके चार्ट भी देखो, देखो रिलायंस स्टेडीली ग्रो कर रहा है, फिर देखो एमआरएफ स्टेडीली ग्रो कर रहा है। आप सिर्फ देखते जाओ, देखो ये देखो, ये भाई साहब यहाँ से चले थे 96 में 1800 रुपये से, आज 1 लाख के ऊपर चल रहा है। तो आप ये बात समझ लो कि अगर स्टैंडर्ड कंपनी चुनते हैं कि जिनका बिजनेस यूनिक है, जिनकी कंपटीशन कम है, तो ऐसे बिजनेस में जाओ। पर हम लोग किस में जाते हैं? हम लोग जाते हैं पेनी स्टॉक्स में, अच्छा, जो ऑलरेडी डूब चुके हैं, या ऐसे स्टॉक्स में जाते हैं कि, और एक मैं सीधी सी बात बताऊं कि कभी भी आपके फंडामेंटली, मैं इतना फंडामेंटल तो नहीं जानता जितना आप लोग ज़्यादा होशियार हो मेरे से, बट आप इतना समझ लो कि मैं इतना जानता हूं कि टेक्नोलॉजिकल स्टॉक में बहुत नहीं जाने का लॉन्ग टर्म के लिए। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी कंटिन्यूस अपग्रेड हो रही है, और टेक्नोलॉजी की नई नई कंपनीज आ रही है, क्योंकि उसके स्टार्टअप्स में और उसके में बहुत इतना नहीं रहता है। तो मैं टेक्नोलॉजी में कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं जाता, मैं लॉन्ग टर्म चाहता हूँ कि जो बेस, एकदम बेस के ऊपर जिसके बिजनेस है। चलो, आज थोड़ी लॉन्ग टर्म बात हो गई, ठीक है। तो हम अपना आज का ऑर्डर्स देख लेते हैं। तो ऑर्डर्स के अंदर क्या है? देखो, ऑर्डर्स के अंदर आज ये है कि आज मार्केट डाउन गया है, तो हमारा लॉस 20,000 दिखा रहा है। उसमें देख लीजिए कि रिलायंस भी लॉस में चल रहा है, और निफ्टी भी लॉस में चल रहा है, और बजाज ऑटो भी लॉस में चल रहा है। तो हमारा लॉस आज 20,000 है। मैंने टोटल लॉस इसके अंदर क्या सोचा है, मैंने निफ्टी के अंदर 45,000 लॉस सोचा है, और रिलायंस के अंदर 18,000, जो हमने सेंसिबल में बात की थी। तो 63,000 से लेके 70,000 तक लॉस रहेगा। अब मेरा 10 लाख का कैपिटल है, अब 10 लाख के कैपिटल में 7% वो ज़्यादा लॉस नहीं होता है, और इतना लॉस लेने का आपको करेज तो रखना चाहिए। अगर इतना भी लॉस लेने का करेज नहीं है तो मार्केट आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो मैं 7% से ज़्यादा लॉस नहीं लूंगा, और आप देख रहे हैं आज मैंने कोई ट्रेड भी नहीं किया है, तो आराम से मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस जो मैंने मगज में सोच रखा है वो 550 या 540 के आसपास वन डे की कैंडल कंफर्म क्लोजिंग करे, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मैं ऊपर की तरफ राइड करता जाऊंगा। और दूसरी एक एक्सपायरी के लिए एक अच्छी सी बात है, जो मैं आपको, अभी ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा है तो उसके लिए मैं आपको बाद में बात करूंगा। ठीक है, तो हैव ए नाइस डे। अब इसको मेरे को थोड़ा एडिट करके फिर यूट्यूब पे डालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बाय, टाटा।